लखनऊ प्राचीन कोसल राज्य का हिस्सा था। ये भगवान राम की विरासत थी, जिसे उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को समर्पित कर दिया था। अतः इसे लक्ष्मणावती, लक्ष्मणपुर और लखनपुर के नाम से जाना गया, जो बाद में बदलकर लखनऊ हो गया। पर असल में लखनऊ एक चीज के लिए और फेमस है, जो है इस शहर से जुड़ी भूतिया कहानियां। जब लखनऊ विश्वविद्यालय के लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल में पढ़ने वाले 3 दोस्तों के बीच शर्त लगी कि किसमें इतनी हिम्मत है जो बेरी गारत के अंदर एक रात बिता सके, क्योंकि यहाँ वो कब्रिस्तान है जिसमें 1857 की जंग में मारे गए अंग्रेजों को दफनाया गया था। खैर, उन दोस्तों में से एक ने हिम्मत दिखाई और शर्त कबूल कर ली। अगले दिन तीनों दोस्त विश्वविद्यालय से निकले और नदवा कॉलेज और पक्का पुल के रास्ते से होते हुए रेजिडेंसी पहुंचे। रात के करीब 1 बज चुके थे। सन्नाटा छाया हुआ था। अधपक्की सड़क पर महज 1-2 तांगे वाले नजर आ रहे थे। तीनों दोस्त बेली गारत के अंदर पहुंचे। उन दिनों बेली गारत के चारों ओर बाउंड्री वॉल टूटी हुई थी, कोई भी आसानी से अंदर जा सकता था। अब रात के करीब 1 बज चुके थे। ठीक है प्रशांत, कल मिलते हैं, अगर तुम जिंदा रहते हो तो। अरे जिंदा क्यों नहीं रहूंगा, मुझे भूतों से डर थोड़ी लगता है, और जब डर ही नहीं लगता तो वह डर किस बात का। प्रेम और प्रशांत आपस में बातें कर रहे थे, पर श्री आसपास की कब्रों को बड़े गौर से देख रहा था और उन कब्रों पर लिखे नामों को बारी बारी से पढ़ता हुआ पुटपुटा रहा था। अब तो कब्रों को इस तरह से क्यों देख रहा है? यहाँ सारे मर्दों की लाश है, किसी लड़की की नहीं है, ठरकी इंसान। प्रशांत, इसका बस चले तो ये लड़कियों को कब्र से निकाल के बोले, आप बहुत सुंदर लग रही हैं, क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? प्रेम की बात सुन प्रशांत भी जोर जोर से हंसने लगा था, जिनकी हंसी पूरे कब्रिस्तान में गूंज रही थी। अरे नहीं प्रेम, मैं तो इन कब्रों पर लिखे नाम को पढ़ रहा था, क्योंकि पिछले हफ्ते जब मैं टीना के साथ यहाँ मजे करने आया था ना, तो इस थॉमस हैंक की कब्र इस कब्रिस्तान के सबसे आखिरी में थी। और ये बात मुझे इसीलिए याद है क्योंकि मैंने इसी कब्र के पास उगे फूलों को उखाड़कर टीना को दिया था। श्री की बात सुन प्रेम और प्रशांत भी एक पल के लिए सोच में पड़ गए। सबके मन में इस वक्त यही सवाल गूंज रहा था कि आखिर कब्र एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकती है। और इस बात की पुष्टि इस बात से भी हो रही थी कि श्री के तोड़े हुए फूलों की डाली अभी भी मुरझाई हुई कब्र के पास ही थी। अच्छा ठीक है, अब मुझे और उल्लू मत बनाओ, मुझे डराने की तुम्हारी कोशिश किसी काम की नहीं, समझ गए? मैं इस कब्रिस्तान पे अब कल से वही आऊंगा, कोई जिंदा। चलो जाओ तुम दोनों, मुझे अकेला छोड़ दो। प्रशांत की बात सुन श्री और प्रेम कुछ नहीं बोले और आपस में बात करते हुए कब्रिस्तान से बाहर आ गए। प्रशांत भी अपने दोस्तों को कब्रिस्तान से बाहर जाता देख साफ देख रहा था। उनके जाने के बाद प्रशांत उसी थॉमस हैंक की कब्र के ऊपर बैठ जमीन पर उगी घास को नोचने लगा। उसकी नजरें पूरे कब्रिस्तान को ताड़ी रही थी कि अचानक ही जमीन से एक हाथ निकला और प्रशांत का हाथ पकड़ उसे कब्र से नीचे गिरा दिया। उसने जब आसपास देखा तो उसे कोई नहीं दिखा, पर जब उसकी नजर अपने ही हाथ पर गई तो उसका हाथ किसी के नाखूनों से नुचा हुआ था, जिससे खून निकलने लगा था। उसने खुद को संभाल एक बार फिर कब्रिस्तान को देखा तो उसे धुएं का बड़ा सा अंबार दिखा, जो उसी को घेरने उसकी तरफ बढ़ रहा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, धुएं ने उसे घेर लिया, जिसकी वजह से उसका दम घुटने लगा। और फिर अगले ही पल उसे गोलियों और तलवारों की आवाजें आने लगी और ठीक उसकी आंखों के सामने स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी हुकूमत के सिपाहियों को घेर उन्हीं की बंदूक से उन्हीं का सीना छलनी कर रहे थे। तलवारों से उनका जिस्म और उनकी हिम्मत दोनों को काट रहे थे। और ये सब प्रशांत के सामने हो रहा था। इतना सारा खून और मौत की गूंजती चीखें सुन प्रशांत की सांसों की गर्माहट बढ़ गई थी। पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, इस सदमे से निकल पाता, अचानक ही किसी ने प्रशांत को पीछे से धक्का दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो कोई और नहीं बल्कि प्रेम और श्री ही थे, और धुएं का अंबार एक पल में गायब हो गया। अबे देख कितना फट्टू है।
अरे जब इतना ही डर लगता है तो यहाँ अकेले आने के लिए आई क्यों करी? जरा अपने चेहरे का रंग तो देख, डर के मारे किस तरह उतरा हुआ है। दोनों दोस्त प्रशांत से कहते हुए इस पर हंसे जा रहे थे, क्योंकि अचानक से धक्का लगने की वजह से वो डर गया था। बंद करो तुम लोग अपनी नौटंकी और चलो यहाँ से, मुझे और नहीं रहना इस कब्रिस्तान में। तुम्हें अंदाजा भी है मैं भी क्या देख रहा था? प्रशांत जानता था कि जो कुछ भी उसने देखा है वो कभी उसे अपने दोस्तों को समझा नहीं पाएगा, इसलिए झुंझलाता हुआ दोनों से कह बाहर जाने को हुआ ही था कि तभी प्रेम ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया। अबे तू अकेले कहाँ चल दिया? चिंता मत कर, तेरे साथ साथ अब हम भी इस कब्रिस्तान में रुकेंगे, फिर तो ठीक है ना? पर रुकना ही क्यों है? छोड़ ये सब सारा, जब से मैं आया हूँ अजीब सी ठंड लग रही है और तुम दोनों के हाथ भी तो बर्फ की तरह ठंडे पड़ चुके हैं। मैं कहता हूँ चलो। प्रशांत प्रेम से कहता हुआ उससे हाथ छोड़ा कब्रिस्तान की बाहर की ओर चल ही रहा था कि अचानक ही श्री ने उसके गले में रस्सी डाल उसे वापस से कब्रिस्तान के अंदर घसीटने लगा। श्री, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं प्रशांत तुम्हारा दोस्त, तुम मेरे साथ ये सब क्या कर रहे हो? प्रशांत चीख चीख कर श्री से कहे जा रहा था, पर श्री ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे घसीटता हुआ एक पेड़ के पास ले आया। फिर रस्सी को पेड़ की डाल पर फेंक उसे दूसरी तरफ से खींचता हुआ प्रशांत को फांसी चढ़ाने लगा। ये तू क्या कर रहा है? और प्रेम, तू श्री को रोकता क्यों नहीं? तुम दोनों मेरे साथ ये क्या कर रहे हो? प्रशांत के इतना कहने पर भी किसी ने उसकी एक नहीं सुनी और देखते ही देखते प्रशांत फांसी के फंदे पर ही छटपटाने लगा। आप जब तू मर रहा है तो साथ सुनता जा, हम वो है ही नहीं जो तू हमेशा समझ रहा है। मैं हूँ सेनापति थॉमस हैंक और ये मेरा सिपाही टॉम। तुम भारतीय हमेशा से अंग्रेजी हुकूमत के गुलाम थे, भूल रहोगे? इतना कहकर श्री और प्रेम का शरीर धीरे धीरे अंग्रेजी हुकूमत के पोशाक से ढक गया, जिनकी आंखों के सामने प्रशांत फांसी पर लटका तड़प रहा था। प्रशांत के इतना तड़पने पर भी अंग्रेजी हुकूमत के सिपाहियों को चैन नहीं आया, तो उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी बंदूक और तलवार से प्रशांत के जिस्म को छलनी और काटना शुरू कर दिया, जिससे प्रशांत की मौके पर ही मौत हो गई। अगली सुबह प्रशांत के दोस्त जब उसे लेने बेली गारत के कब्रिस्तान आए तो कब्रिस्तान के बाहर पुलिस और प्रेस का जमावड़ा लगा हुआ था, जिन्हें देख दोनों की सांसें तेज हो गई थीं। प्रेम ने जब भीड़ के बीच में जाकर देखा तो उन्हें कब्रिस्तान के कोने में फंदे से झूलती प्रशांत की लाश दिखी, जिसे देख दोनों चीखने लगे थे। इंस्पेक्टर भी चीख सुनकर समझ गया था कि दोनों लाश के जानने वाले हैं, इसी कारण ही दोनों को लाश की शिनाख्त करने के लिए अंदर बुलाया गया। श्री और प्रेम ने जब प्रशांत की लाश को गौर से देखा तो उनकी भी रूह कांप गई। गला जोर से दबने की वजह से प्रशांत की आंखों की पुतलियां फटकर बाहर आ गई थीं। आंखों की जगह दो काले गड्ढे दिखाई दे रहे थे और नीचे जमीन पर खून ही खून बिखरा हुआ था। साथ ही गोलियों के खाली कारतूस भी बिखरे पड़े थे, पर प्रशांत के जिस्म पर कट का एक भी निशान नहीं था। दोनों ने लाश को पहचान तो लिया था, पर अब यह केस पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि पोस्टमार्टम में ये बात साफ हो चुकी थी कि भले ही प्रशांत के जिस्म पर बाहर से कोई कट या किसी खरोंच का निशान ना मिला हो, लेकिन अंदर से उसका शरीर गोलियों से छल्ली पड़ा था और अंदर से मांस, नसें और यहाँ तक कि हड्डियां भी कटी हुई थीं। बहुत जांच पड़ताल के बाद भी केस कभी सॉल्व नहीं हुआ और ठीक 20 साल बाद श्री और प्रेम की लाश भी उसी रहस्यमयी तरीके से फांसी पर लटकी मिली, वो भी उसी जगह जहां प्रशांत लटका हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी वही लिखा था जो प्रशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया था। बॉडी पर एक भी कट के निशान नहीं, पर अंदर से जिस्म गोलियों से छल्ली हुआ पड़ा था और तलवार से मांस के साथ हड्डियां तक कटी हुई थीं। और आज भी इस केस की फाइल हजरतगंज के थाने में धूल खा रही है। हालांकि अब वक्त बदल चुका था। सरकार ने बेली गारत को संरक्षित करते हुए चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनवा दी है और लाइट की व्यवस्था कर दी है। अब ये रोड रात भर चलती है, पर आज भी तमाम रोशनी और लाइट के बावजूद लोग बेली गारत कब्रिस्तान के अंदर जाने से आज भी डरते हैं।